और जैसा कि आपको मालूम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आज आपको यहाँ इनवाइट किया गया है और हमारे बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब तशरीफ फरमा हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और जो अभियान बोर्ड की तरफ से पूरे देश में वक्त बचाओ अभियान जो चलाया जा रहा है उसके राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सैयद आसिफ रसूल इलियास साहब भी हमारे मेहमान यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं। आपके अलावा यहाँ जो राजस्थान में बोर्ड के ज़रिए से जो कमेटी काम कर रही है उसके भी कई जिम्मेदार साथी हमारे मोहतरम हाफिज मंजूर अली खान साहब यहाँ मौजूद हैं। पीसी गुमलिया साहब बराबर से हमारे कामों में साथ रहते हैं और मिलकर काम करते हैं। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब जिनका ताल्लुक SDPI के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप भी जो इन कमेटी के मेंबर हैं, और फादर विजय पाल सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो और भी कई साथी हमारे यहाँ पर हैं। मैं ये बताते हुए आपको मालूम है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने वक्फ के बारे में जो कानून लेकर के आई है, जो संशोधन किया है वक्फ कानून में, जिस तरह से वो संविधान के खिलाफ हैं, संविधान विरोधी हैं, भेदभावपूर्ण हैं और ये कितना नुकसानदेह है न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि देश के लिए भी। फिर मैं कवर कैसे करूँगा भाई? उनको ऊपर करना चाहिए, उनको मेरे से भी ऊपर लेना चाहिए और उससे क्या नुकसान होने वाला है और किस तरह से बोर्ड की तरफ से पूरा अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है बोर्ड की तरफ से। तमाम बातें रखने के लिए मैं सबसे पहले तकलीफ दे रहा हूँ डॉक्टर सैयद आसिफ रसूल इलियास साहब को कि आपको इसके बारे में, अभियान के बारे में आपसे जानकारी देंगे डॉक्टर सैयद आसिफ रसूल इलियास साहब। दोस्तों और साथियों, आपका अभिनंदन है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप जानते हैं कि 2024 जुलाई में केंद्रीय सरकार ने एक वक्फ संशोधन बिल पेश किया था जो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई 2024 में केंद्रीय सरकार ने एक वक्फ संशोधन बिल पेश किया था और उसका विरोध पार्लियामेंट में भी हुआ था और पार्लियामेंट के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने एक JPC बना दी थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और पार्लियामेंट में भी हुआ था, पार्लियामेंट से बाहर भी हुआ था। मुसलमानों ने भी किया था और अन्य सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी किया था और ये एक्सपेक्टेड था कि जो JPC होगी वो उन तमाम मुद्दों पर बात करेगी जिन मुद्दों पर लोगों को आपत्ति थी। लेकिन JPC ने कई दिन तक के, यानी तकरीबन 6 महीने तक की कार्रवाई की, सब लोगों से बात की, उन लोगों की बातें सुनी, उनके आर्गुमेंट सुने और इसी दरमियान में ऑलरेडी जब JPC ने ये इनवाइट किया था कि भाई हम चाहते हैं कि देश के अंदर लोग भी इसके अंदर भाग लें और अपनी बात रखें, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अपील की थी मुसलमानों से कि वो बड़ी मात्रा में ईमेल भेजकर अपनी बात रखें और इसका विरोध करें। तो हमारी आवाज़ के ऊपर में तकरीबन 5 करोड़ मुसलमानों ने इसका विरोध किया ईमेल भेजकर। होना तो ये चाहिए था लोकतंत्र के अंदर। पहली बात तो यह है कि जब भी किसी विशेष वर्ग के ताल्लुक से या विशेष समाज के ताल्लुक से या किसी समाज के किसी भी तबके के ताल्लुक से जब भी कोई कानून लाया जाता है तो पहले उस समाज से बात की जाती है और उस समाज को जो है कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है, उसके बाद लाया जाता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले वक्फ के कानून जितनी बार भी आए थे मुस्लिम समाज से बात की गई थी। 2013 में बहुत विस्तार से गोष्ठियाँ हुई थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम समाज से कोई बात नहीं की गई और ये कानून पार्लियामेंट में यानी कानून आ गया। और जब हमने इतनी बड़ी मात्रा में ईमेल भेजकर उसका विरोध किया तो सरकार को उस बिल को वापस लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने वापस नहीं लिया और पार्लियामेंट के अंदर ये कानून पारित हो गया। लोग यानी अपनी संख्या की बुनियाद पर सरकार ने पारित कर लिया। लेकिन आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी पूरा पार्लियामेंट 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ विपक्ष के लोग थे और एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग थे। तो लेकिन वहाँ जो डिबेट हुआ है उस डिबेट से भी ये स्पष्ट हो गया था कि ये बिल जो है असंवैधानिक है, ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है
ये बिल जो है मुस्लिम समाज से वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनने की एक षड्यंत्र है। लेकिन सरकार जो है वो अपने इस पर अड़ी रही और सरकार ने वो बिल पास कर दी। हम ये एक बात कहना चाहते हैं कि ये बिल वक्फ के कानून में एक एक्सेप्शन था 95 का जो कानून था कि वक्फ बाय यूजर, यानी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है रिटर्न में, लेकिन वो बरसों से सैकड़ों साल से वो मस्जिद के तौर पे, कब्रिस्तान के तौर पे या दरगाह के तौर पे या इमामबाड़े के तौर पे या खानखा के तौर पे या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी। तो ये मान लिया गया कि वो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर, यानी वो प्रॉपर्टी यूज के वजह से, इस्तेमाल की वजह से वो वक्फ प्रॉपर्टी है। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला देते हुए ये बात कही थी, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक बार कोई प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है तो हमेशा वक्फ रहती है। तो सरकार ने जो है इसमें ये संशोधन किया, कि अब ये कह दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी में आती है वो अब तक तो ठीक है, लेकिन अब वो तमाम प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और वो तमाम प्रॉपर्टी में अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा तो वो वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी से निकल जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, लैंड रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई चीज मेंशन नहीं है और वो अपने इस्तेमाल की वजह से वक्फ प्रॉपर्टी थी, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंटेशन देगी रजिस्टर करवाने के लिए? तो ये भी एक साजिश है कि वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी को कैसे हम वक्फ की प्रॉपर्टी से निकाल दें। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर एक कानून ये है, एक बात ये कही गई है कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है, जो लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन है, कि किसी भी जमीन पर किसी की प्रॉपर्टी पे कोई आदमी कब्जा कर ले तो वो अगर 10-12 साल तक उसको चैलेंज नहीं किया किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो लेकिन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी, हिंदू एंडोमेंट, सिख एंडोमेंट, ईसाई एंडोमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो उससे एग्जेम्प्टेड थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी को इस एग्जेम्पशन से खत्म कर दिया गया। अब सरकार ने जो कब्जे कर रखे हैं वक्फ प्रॉपर्टी पे, लोगों ने जो कब्जे कर रखे हैं वक्फ प्रॉपर्टी पे, अब वो सब प्रॉपर्टी जो इंक्रोचर्स हैं, जो लोग कब्जा करते हैं जमीनों के ऊपर में, अब उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेटिव भेदभाव का कानून है कि हिंदू एंडोमेंट को, सिख एंडोमेंट को, ईसाई एंडोमेंट को वो लॉ ऑफ लिमिटेशन से एग्जेम्पशन हासिल है, वक्फ प्रॉपर्टी से एग्जेम्पशन छीन लिया गया। तीसरी बात ये है इसके अंदर कि एक हमारे देश में बहुत सारी जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तहत मेंटेन होती हैं, उसमें मस्जिदें भी हैं, दरगाहें भी हैं, इमामबाड़े भी हैं। उसमें ये बात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कानून में मौजूद थी कि अगर कोई दरगाह है, इमामबाड़ा है, मस्जिद है, तो उसकी जो धार्मिक काम है वो जारी रहेंगे, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, अलबत्ता उसका मेंटेनेंस जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। अब ये संशोधन कर दिया गया कि ऐसी जितनी प्रॉपर्टी है अब उनकी वक्फ की हैसियत खत्म कर दी गई, यानी अब वो वक्फ नहीं रहेंगी। तो आप जानते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद भी वो हेरिटेज मॉन्यूमेंट में आती है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में आती है और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए से मेंटेन होती है, वो भी हाथ से निकल जाएगी। तो ये एक तीसरा बड़ा संशोधन है जो इसमें किया गया। चौथी बड़ा संशोधन ये किया गया कि आप जानते हैं कि जितने एंडोमेंट्स हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, उसमें ये बात तय है कि उसको चलाने के जिम्मेदार मुसलमान होंगे। अगर वक्फ है तो मुसलमान होंगे, हिंदू एंडोमेंट तो हिंदू होंगे, सिख एंडोमेंट तो सिख होंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक भेदभाव किया गया मुसलमानों के साथ में, और ये कहा दिया गया कि अब वक्फ यानी वक्फ को चलाने के जो दो बड़े संस्थाएं थी, यानी वक्फ बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट के तहत में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत में, उसमें ये कह दिया गया कि जो लोग वहाँ आएंगे मेंबर, उनका मुसलमान होने की शर्त हटा दी गई। अब वो नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, अलबत्ता 2 नॉन मुस्लिम कंपल्सरी इसके मेंबर होंगे। जबकि आप जितने हिंदू एंडोमेंट है उसके अंदर ये चीज मौजूद है कि उसमें कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं हो सकता, सिख के अंदर कोई नॉन सिख मेंबर नहीं हो सकता, क्रिश्चियन के अंदर कोई नॉन क्रिश्चियन मेंबर नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ वक्फ के अंदर से ये चीज हटा दी गई कि उसके अंदर नॉन मुस्लिम भी होंगे और जो मुसलमान होने की शर्तें वो हटा दी गई। और दूसरी बात ये कि जितने वक्फ के अंदर लोग इलेक्ट होकर आते थे, चाहे वो पार्लियामेंट से इलेक्ट होकर आ रहे हो, असेंबली से इलेक्ट होकर आ रहे हो, बार काउंसिल से इलेक्ट होकर आ रहे हैं, उनके लिए वो इलेक्ट होकर आते थे। अब सरकार ने उसका इलेक्शन खत्म कर दिया, अब नॉमिनेशन होगा। तो सरकार अपने वक्त तक के लोगों को लाएगी वक्फ बोर्ड के अंदर, उसके साथ भेदभाव करेगी। जनरल सेक्रेटरी और इंडिया मुस्लिम पसंदा बोर्ड, मोहतरम डॉक्टर सैयद कासिम मुफ्ती इलियास साहब,
तर्जुमान और इस पूरे नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो ये अभियान चलाया जा रहा है उसके आप संयोजक भी हैं। और भी हमारे सभी तंजीमों के जिम्मेदारान, सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना सफ़र पर होने के बावजूद और बहुत ज़्यादा यानी पूरे देश में आप जा रहे हैं बराबर, और इस तरह की मीटिंग्स भी, ये तो हमारी बहुत छोटी मीटिंग कही जाएगी, लेकिन बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़ी बड़ी मीटिंग्स आप पूरे देश में और पूरी बहुत कोशिशें कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जैसे ही आपको मालूम हुआ और आप सफ़र से आए और आने के बाद हमारी दरख्वास्त को आपने कबूल फरमा लिया, बहुत बड़ी बात है। मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे और आपका साया कायम रखे और आपकी फैज़ हासिल होता रहे देर तक। और डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब का भी खुसूसन शुक्रिया, आप तमाम का शुक्रिया। आप बहुत कीमती वक्त आपका फारिग करके आज हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए हैं तमाम भाई और बहन। मैं बड़ों की बात और जिम्मेदारों की बात कोई बात कहने का मौका नहीं है, हाँ इंस्पायर करता ही है और हौसला देता है। मुझे भी खुद हौसला देता है कि मैं बार बार भी पढ़ता रहता हूँ। आसान मंजिलें हैं अगर चल पड़े कोई, आसान मंजिलें हैं अगर चल पड़े कोई, दुश्वार रास्ते हैं अगर सोचता रहे। सोचते रहने से काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ अगर आज की मीटिंग का अगर एक सार के तौर पर मैं बात कहूँ, सोचना भी है, इसमें कोई शक नहीं है, सोचे बगैर भी नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम सोच समझ करके पूरा प्लान बना करके, मनसूबा बना करके, हम और आप सब मिल करके बैठ करके पूरा और मजबूत प्रोग्राम बनाएंगे और उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, ताकि राजस्थान भी इस पूरे अभियान में उसका एक पार्ट है। ये तो जैसा बताया हमारी बहनों ने भी कहा, उसका एक पार्ट है ये वक्त का मामला। ये संविधान के खिलाफ है, उसका एक हिस्सा है ये। और भी बहुत सारी चीजें संविधान विरोधी हो रही हैं। उस सब के लिए, हम उन तमाम चीज़ों के लिए हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब हम संगठित होकर के इस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे, मुत्तहिद होकर हम इस काम को करेंगे। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम आगे भी इसी तरह से मिलजुल कर प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये गुजारिश कि खाना खाने के बगैर कोई साथी ना जाए, खाना भी हमको साथ में लंच भी लेना है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चंद पंक्तियों के साथ यहाँ पर इसका समापन होगा। शाह एक लफ्ज आ रहा है, मोदी जी की तरफ इशारा है। जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याज़ें बढ़ती हो, अडानी का जिक्र आया था। जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याज़ें बढ़ती हो, जब आंखें गुर्बत मारों की, हम जैसे लोगों की, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत का नज़ारा करती हो, हसरत से देखते रहते हैं, न्याज़ें बढ़ रही है, हम गरीबों को कैसे मिला। जब कलमे यानी पत्रकार कलम वो हजरात, साहिब कलम हजरात, उनके लिए कहा गया, जब कलमे जालिम जाबिर की अजमत का नज़ारा दिखती हो, जब हक की बातें कहने पे इंसान की ज़बानें कटती हो, हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, हम खामोश नहीं रहेंगे, कहते रहेंगे, करते रहेंगे, संगठित होंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी के साथ समापन। आप जैसा हमारे नाज़िम साहब ने कहा कि आप भोजन भी करके जाएंगे और इसके बाद चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1:30 बजे का वक्त दिया हुआ था, मैं मजबूर था कि इसको समेटूं अपने वक्त पर। इसलिए बाद लोगों को के साथ माजरत थी कि उनको मैंने रोका और वक्त के लिए वक्त सीमित है, इसके लिए मजबूर किया। तो माजरत के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी तशरीफ लाए। हम मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और जीते हैं और जीतते रहेंगे। लड़ेंगे एक्चुअली रशीद साहब को फोटो पे लाना है, इसलिए आप नारा सरकार आएगी तो हम इसमें अमेंडमेंट करेंगे। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से अब कोई ऐसी चीज रखी जाएगी पॉलिटिकल पार्टी के पास कि अगर आपकी सरकार बदलती है या आती है जो भी नई सरकार, वो इसमें अमेंडमेंट करे या चेंज करे या इसे रद्द करे, इस तरह का कोई
आपका है प्लान या देखिए, हमारा अभी तो प्लान ये है कि हम इसी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। ये सरकार तो अभी और रहेगी ना, अभी तो 1 ही साल पूरा किया है इसने, 4 साल और रहना है इसको। अगर रहना है तो वो तो पब्लिक तय करेगी कि रहना है कि नहीं रहना है। लेकिन ये सरकार पर भी हम दबाव बना रहे हैं कि ये सरकार ये कानून वापस ले। लेकिन आप जानते हैं जो पूरे अपोजिशन ने इसके खिलाफ वोट दिया है पार्लियामेंट के अंदर, तो ये तो स्वाभाविक है उनसे कि वो जब सत्ता में आएंगे तो इसको वापस लेंगे, इसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे, इस कानून को ठीक से रीशेप करके वापस लाएंगे। आप जानते हैं कि 2013 में जब जो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसमें कानून में अंदर जो अमेंडमेंट लाए थे, वो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन की रोशनी में लाए थे। ये सरकार ये कहती है कि हम गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए वक्त में संशोधन कर रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने एक फैसला किया था कि हम यहाँ पे वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाएंगे, ताकि ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी जो प्राइम लैंड पे मौजूद है उनको डेवलप किया जाए कमर्शियली और उसके फायदे गरीबों तक पहुंचाए जाए। सबसे पहला काम इस सरकार ने किया, 2013 के अमेंडमेंट को खत्म कर दिया और ये जो फैसला हुआ था कॉर्पोरेशन बनाने का, उसको डंप कर दिया। तो ये एक ऐसी सरकार है जो कहती है गरीबों की फायदा पहुंचाने वाले हम काम करना चाहते हैं, और जितने फायदे पहुंचाने के प्रोविजंस लाए गए थे 2013 में, उन सबको वापस ले दिया। सर, पहलगाम हमले में जो 28 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ये कह के बंद किया गया उस ऑपरेशन सिंदूर को कि पाकिस्तान ने हमसे आग्रह किया। तो मतलब पाकिस्तान के आग्रह को सरकार सुन रही है और आपके आग्रह को, जो देश में रहते हैं किसानों के आग्रह को नहीं सुन रही है, मुस्लिमों का आग्रह को नहीं सुन रही है। तो ये क्या वजह है? देखिए, असल में हम ऑपरेशन सिंदूर पे और पहलगाम पे कोई बात इसलिए नहीं करेंगे कि वो आज हमारा उसका विषय नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को सुनना पड़ेगा। लोकतंत्र में सरकार पब्लिक की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। पब्लिक के दबाव को आज नहीं सुनी, कल सुनी, परसों सुनी, जिस तरह उसने किसानों की प्रोटेस्ट के बाद में उनकी बात सुनी। किसानों ने तो सर 13 महीने बड़ा प्रोटेस्ट किया, तो मुस्लिमों ने कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया, कितने महीने किया या कितने महीने करेंगे? मुस्लिम समाज ने, मैंने बताया ना, अप्रैल 2025 से अपना प्रोटेस्ट शुरू किया था। ये हम अगस्त में बैठे हुए हैं। ये पहला फेज हमारा खत्म हुआ है, दूसरा फेज शुरू हो रहा है अगस्त से, और ये चलेगा और ये भी चलेगा, और इसमें दूसरे फेज में ये नवंबर तक चलेगा। अगर इसमें बात नहीं बनेगी तो और तीसरा फेज भी चलाएंगे। हम भी इसको लगातार करने के मूड में। वक्त बचाओ संविधान बचाओ अभियान का क्या रोड मैप है और इसमें जनता को किस तरीके से जोड़ा जा रहा है? देखिए, इसका रोड मैप ये है कि उसमें प्रोटेस्ट हैं, धरने हैं, उसके अंदर पब्लिक मीटिंग्स हैं, उसमें राउंड टेबल मीटिंग्स हैं, उसमें इंटरफेथ मीटिंग्स हैं, उसके अंदर हम रेजोल्यूशन पास करते हैं, हम सरकार को भेज रहे हैं, हम लोग गिरफ्तारियां देने वाले हैं, जिससे हमारी लीडरशिप गिरफ्तारी देगी, उसके बाद जनता गिरफ्तारी देगी। जितने पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उन सब का इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है, इसमें क्लियरिटी ये चाहता हूँ मैं, एक्चुअल में क्या होता है कि अभी जो कम्युनल फोर्सेज कहिए, जो गवर्नमेंट कहिए या जिसके सेक्टर से जुड़े हुए लोग, वो एक्चुअल में क्या है कि इस चीज़ को हाईलाइट, उन लोगों को 90% ये पता भी नहीं है, वो इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि अब जो कानून आया है उसमें मुस्लिम लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए, पहले नहीं थे। एक तो इसको क्लियरिटी, अगर है कोई क्लियरिटी उनको वाजे करें। दूसरा ये है कि आप कोई प्रोग्राम लेके आते हो तो उन्हीं के मोर्चों के रिलेटेड कम्युनिटी, रुक जा भाई, रुक जा, कोई जल्दी और नाराज हाँ, डोंट वरी, शुरू करें। ये आपका ये आ रहा है, हाँ तो ये आ रहा है आपका, थोड़ा पीछे करो इसे, कैमरा कर लो यार, कैमरा आ रहा है यार। भाई साहब आप कर लो, हम दोनों बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, आराम से कर लो, कर लेंगे बाद में, 2 मिनट बाद कर लेंगे, आप लोग बात करके जा रहे हैं भीड़ में भाई, 2-3 मिनट कर लेंगे हाँ, आराम से। और कोई आ जाए ना, 2 मिनट आप सर। ये ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार इस वक्फ बिल को लेकर हिंदू मुस्लिम मुहिम को छेड़ रही है, उसको इससे बेनिफिट हो रहा है वोटों का?
देखिए, सरकार तो हर मसले को हिंदू मुस्लिम बनाती है, हर मसले को, लेकिन हमने भी ये तय कर लिया है कि हम इसको हिंदू मुस्लिम मसला नहीं बनने देंगे। और यही वजह कि आज देखिए, हमारा अभी थोड़ी देर पहले जो प्रोग्राम हुआ उसमें सब लोग मौजूद थे, हर समाज के लोग मौजूद थे, हर वर्ग के लोग मौजूद थे। तो और पार्लियामेंट में भी जो मैं भी हर समाज के लोगों ने इसकी मुखालफत की है, और पब्लिक के अंदर भी जो हमारे लोग जमा हो रहे हैं उसमें हर समाज के लोग जमा हो रहे हैं। तो इसलिए ये मसला हिंदू मुस्लिम मसला नहीं बनने देंगे, न बनेगा। तो इसके लिए बड़ा आंदोलन कब करेंगे सर? देखिए, दिल्ली में नवंबर में हमने बड़े आंदोलन का आह्वान दिया है, और वो नवंबर की 15 तारीख को दिल्ली में। सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। और मेरा नाम डॉक्टर SQR इलियास, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड का स्पीकर पर्सन हूँ और ये वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का कन्वीनर हूँ। थैंक यू।